तो हम लोग चालू करना है। पौधे से निकलने वाले हार्मोन निम्नलिखित है, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। देखिए, पौधे से जो निकलने वाला हार्मोन में याद रखना है, ऑक्सिन जो हार्मोन है, यह रसायन मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है तथा तना पत्ती में वृद्धि कराता है और यह बीज रहित है, फल को उत्पादन में सहायक भी होता है। दोस्तों याद रखना है, जो ऑक्सिन रासायनिक रूप से एंडोल एसेटिक अम्ल यानी कि IAA है, जिसका प्रयोग पौधा पर इच्छा अनुसार वृद्धि के लिए किया जाता है। और जो ऑक्सिन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ फेनॉक्सी एसेटिक अम्ल जो कि 2,4-D इंडाइल ब्यूटायरिक अम्ल और इंडोलाइल प्रोपनाइक अम्ल, यदि रसायन को पर्याप्त खरपतवार नष्ट में हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन जो है, इनका खोज सर्वप्रथम कवक में हुआ था और यह पौधे की लंबाई तथा मोटाई की वृद्धि में करवाता है, बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़कर अंकुरन में मदद करता है और यह पतझड़ को रोकता है। सेब जैसे फसल को ठंड और पाला से बचाता है। जिब्रेलिन्स याद रखना है। इसके इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है और बीज रहित फल का उत्पादन में ऑक्सिन की तरह सहायक होता है। नेक्स्ट याद रखना आपको कि एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड है दोस्तों, यह एक प्रकार के वृद्धि रोधक पदार्थ है जो पौधे में होने वाली वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल और वृद्धि का संदमन करने वाला यह हार्मोन उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फ्लोरीजेंस, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, फ्लोरीजेंस को। नेक्स्ट है कि कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है, यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है और जिस हड्डी को मजबूत बनाती है, इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना रहती है और यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजेन। तो एस्ट्रोजन यह हार्मोन जो है कि महिलाओं में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है और इस हार्मोन को स्राव अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकल कोशिका के द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं को दोस्तों लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है और गर्भधारण करने के 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिकाएं गर्भाशय की कोशिकाएं के साथ जुड़कर जरायु का निर्माण करता है और जरायु के द्वारा निम्न हार्मोन को स्रावित होता है, जिसमें पहला है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन ध्यान देना है कि जो प्रोजेस्टेरोन है, यह गर्भधारण के बाद से लेकर पूरे गर्भ अवस्था यानी कि 9 महीना से 10 महीना तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरायु के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन गर्भावस्था पर नियंत्रण रखता है। फिर एक है आपका रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का है, ध्यान देना कि यह हार्मोन बच्चों के जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है, रिलैक्सिन। और यह हार्मोन गर्भनली तथा जरायु के मुख को ढीला करता है ताकि बच्चे माँ के गर्भाशय से आसानी से बाहर आ सके। फिर एक होता है पोस्टाग्लैंडिन। तो पोस्टाग्लैंडिन है, यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग होने लगता है, जिससे बच्चे के जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है, जिसे दोस्तों प्रसव वेदना कहते हैं। उस समय आपको प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन स्रावित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित स्थल में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? तब बृहत स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों इसका डिस्कशन कि कांस की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मरत्ती देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से सभी प्राप्त हुआ है। देखिए, जूते हुए खेत का साच, आयतकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधि, यह सभी आपका कालीबंगा से मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखना है हड़प्पा से, जो कि संघ का बना बैल मिला था, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ, कब्रस्थान R37, सावधान पेटिका, यह सभी आपको दोस्तों हड़प्पा से मिला था। नेक्स्ट ध्यान देना है, देखिए लोथल से दोस्तों मनका उद्योग का साक्ष्य मिला था, तांबे का कुत्ता मिला था, फारस की मुहर और बंदरगाह और धान की भूसी, यह सभी आपको मिला था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला जो चीनी जनरल था दोस्तों पान चावो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। का डिस्कशन बोलता है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चावो था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कनिष्क को चीन का शासक पान चावो से युद्ध हुआ था, जिससे पहले कनिष्क की पराजय हुई थी और बाद में दोस्तों विजय हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का दोस्तों सबसे महानतम शासक था और उसने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण किया और इसका उपलक्ष्य में दोस्तों शक संवत चलाया था और इसे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग जो कि मार्च 1957 से लाया गया था। शक संवत को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कनिष्क का प्रथम राजधानी पेशावर जो कि पुरुषपुर बोला जाता है और दूसरी राजधानी मथुरा थी, याद रखिएगा। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, कश्मीर में जीतकर कनिष्क।
नेक्स्ट है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध दोस्तों आपका कुश्ती खेल से, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रमुख खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल दिया गया है, ये आपको ध्यान रखने वाले है। पीवी सिंधु याद रखना है, बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु किससे है? तो बैडमिंटन से। दीपिका कुमारी आपका तीरंदाजी से है। हिमा दास, यानी जिसे दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है, हिमा दास को, यह एक धावक के है। और साइना नेहवाल आपको बैडमिंटन खेल से संबंधित है। दीपा दोस्तों कर्मकार जो हुए आपका जिम्नास्टिक है। रवि कुमार दहिया आपका कुश्ती हो जाएगा। भविना पटेल हो जाएगा दोस्तों पैरा टेबल टेनिस। मनु भाकर हो जाएगा निशानेबाजी। और मीराबाई चानू दोस्तों, मीराबाई चानू जो कि आपका हो जाएगा भार तोलन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 50। बोलता है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? तो धन विधेयक को दोस्तों कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। 14 दिनों तक। देखिए धन विधेयक दोस्तों जो है अनुच्छेद 110 में प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा किया गया है। ध्यान देना है, जो राज्यसभा धन विधेयक को न तो दोस्तों अस्वीकृत कर सकता है और न ही संशोधित कर सकती है। वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है दोस्तों, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा आपका स्वतंत्र है। राज्यसभा को धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया था उसी रूप में राज्यसभा ने भी पास कर दिया हो। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 51। बोल रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो आपका उदाहरण है वो आपका खेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकवादित ऑर्थर जो टेंसले थे, इनको पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को दोस्तों गढ़ा था। पारिस्थितिकी तंत्र को शब्द कौन गढ़े हैं? तो दोस्तों टेंसले, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुदाय के जीव की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण पारस्परिक संबंध की पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव एवं निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं और इसमें सजीव एवं निर्जीव के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रियाएं अंतर्निहित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी टॉपिक नहीं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, याद रखना है। क्योंकि दोस्तों इसमें निरंतर ऊर्जा और पदार्थ का संचयन यानी कि इनपुट और बहिर्गम यानी कि आउटपुट होता है। देखिए एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंत क्रिया होता है और यह प्राकृतिक में स्वाभाविक रूप से दोस्तों घटित होती है और इसके काम काज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है कि जो है जो जैविक और अजैविक घटक वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक होता है दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण में आपको याद रखना है। स्थलीय होता है, एक जलीय होता है। तो स्थलीय में आता है वन, घास के मैदान और मरुस्थल। और जलीय में हो जाएगा लवण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि इसमें तालाब आ जाएगा, झील आ जाएगा, नदी आ जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों फिर सागर आ जाएगा और संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र में एक चूरी और लैगून आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में याद रखना है चिड़ियाघर, एक्वेरियम और खेत पोल्ट्री फार्म इत्यादि सभी उदाहरण हैं। यहाँ पर दोस्तों नोट दिया गया है कि सतत विकास या अस्थायी विकास के अवधारणा के प्रतिपादक आपको ब्रटलैंड जो कि 1897 में किए थे, सॉरी 1987 में दोस्तों ब्रटलैंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया है। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति का संरचना दोस्तों प्रक्रिया का अध्ययन है। नेक्स्ट ध्यान देना है कि जीव संख्या का पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल को जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा, जबकि दोस्तों एक तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार या पिरामिड उल्टा बनेगा। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 52। क्वेश्चन 52 कर रहा है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है आपका दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखना है। डिस्कशन को और देखते हैं हम लोग कि तूतीकोरिन बंदरगाह आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम BO चिदम्बरनार पोर्ट है और यहाँ मुख्यतः दोस्तों खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोलियम उत्पादों से निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कुछ भारत के प्रमुख बंदरगाह है, इसको हम लोग स्थिति के बारे में जानते हैं। कांडला पोर्ट है जो कि इसका नया नाम दोस्तों आपकी दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है कांडला बंदरगाह को, और यह दोस्तों कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह दोस्तों जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, यह आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है, आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि कोचीन बंदरगाह जो कि वेम्बनाड क्याल मुहाने पर जो कि केरल में स्थित है। एक होता है दोस्तों न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। एक है मुंबई बंदरगाह जो कि दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई बंदरगाह, याद रखिएगा।
फिर दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू या नन्हावा सेवा बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। यह दोस्तों पनवेल जो कि नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों प्रायद्वीप बंदरगाह। तो प्रायद्वीप जो बंदरगाह है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। मुर्मुगारो बंदरगाह दोस्तों जुआरी नदी के बाएं तट पर जो कि गोवा राज्य में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। एनोर बंदरगाह जो कि दोस्तों आपको तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है। विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 बोल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों, बोल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 ईस्वी में नागपुर में आयोजित किया गया था और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HB कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी और 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पहली डिवीजन की दोस्तों स्थापना किए थे। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किए गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो उत्प्रेरक का कार्य जो है दोस्तों कि अभिक्रिया का दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया के दर को घटा देना, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग डिस्कशन पढ़ते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पाद को सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को दोस्तों प्रभावित करने वाला कारक जो है यह उत्प्रेरक एक होता है, जिससे वह पदार्थ जो समय तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के दर को दोस्तों प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है उसे दोस्तों धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया का दर को दोस्तों घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों याद रखना है आपको, आगे होता है अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता का दोस्तों समानुपाती होता है। फिर आपका ताप, जो कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर आपको बढ़ जाती है, याद रखना है। अभिकारक का दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो अभिकारकों के छोटे टुकड़ों को बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया के दोस्तों दर आपका तीव्र हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका दोस्तों 55। क्वेश्चन पर कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। देखिए दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध इसलिए होता था कि इसके जितने भी दोस्तों सदस्य थे इसमें भारतीय एक भी शामिल नहीं थे, सभी दोस्तों ब्रिटिश से, इसलिए इसको विरोध किया गया था। देखिए साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था और भारतीय शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यहाँ जांच करेगी दोस्तों कि भारत की जो उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। फिर है दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति जो कि नवंबर 1927 में की गई थी और इस कमीशन की नियुक्ति दोस्तों भारत राज्य सचिव जो कि बर्कनहेड के द्वारा किया गया था और इस कमीशन के कुल दोस्तों 7 सदस्य शामिल थे, जो कि 7 सदस्य एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीयों के द्वारा दोस्तों श्वेत कमीशन का इसको बहिष्कार किया गया था। श्वेत कमीशन का संबंध दोस्तों याद रखना है आपका साइमन कमीशन से है। यह कमीशन 3 जनवरी 1928 को भारत आया था और मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का दोस्तों विरोध नहीं किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि मुंबई में जो जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। मुंबई से कौन कौन? तो जवाहरलाल नेहरू थे और पंजाब में दोस्तों लाला लाजपत राय थे। साइमन कमीशन के दोस्तों विरोध के दौरान लाठीचार्ज में जो चोटिल होने के कारण पंजाब के केसरी जो कि लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था और लाला लाजपत राय को दोस्तों चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो कि सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, याद रखना है। यह दोस्तों जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 1946 में नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो 1946 में दोस्तों जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था इसका नायक आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका नायक थे आपको एस खां। देखिए दोस्तों 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक एस खां थे और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार को नाविक ने नस्लवादी भेदभाव को खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। फिर दोस्तों विद्रोही ने एक सेना
केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया था, जिसका दोस्तों एस.एम. खान के नेतृत्व में किया गया था। और इस सैनिक बी.सी. दत्त को रिहाई की मांग किया था, जिन्हें जहाज की दीवार पर दोस्तों भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिकों को आत्मसमर्पण कर दिया गया था। याद रखना है, दोनों नाम दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर। विद्रोहियों ने दोस्तों आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस सैनिक विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद और हिंदू मुस्लिम एक हो और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि सभी दोस्तों आपको नारा लगाए गए थे, आपको याद रखना है। फरवरी 1946 में दोस्तों INS अधिकारी रशीद अली को सजा दी गई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 बोल रहा है कि धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है दोस्तों? धात्विक खनिज का उदाहरण है कि सोना, चांदी और लोहा। सोना, चांदी और लोहा धात्विक खनिज का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज जिन खनिज में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अपनी कठोरता के कारण अधिकांश धातु का उपयोग दोस्तों कई कार्यों में किया जाता है, जो कि धात्विक खनिज का उपयोग के साथ ही मानव सभ्यता के युगों का विकास हुआ था। और ताम्र युग, लौह युग, पृथ्वी पर उपलब्ध तत्व में सर्वाधिक उपयोगी तत्व धातु ही थे। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान धातुओं की खपत का अधिकार भी इसमें लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि धातु के उदाहरण। धातु के उदाहरण दोस्तों देखिए, सोना हो जाएगा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मिथ, ये सभी आपका धातु का उदाहरण है। धातु का भौतिक गुण की बात किया तो एक होता है धातुई चमक, जो कि शुद्ध धातु चमकदार होती है। और एक होता है आधारवर्धीय, जो कि धातु को पीटकर पतले दोस्तों परत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और इस गुण को दोस्तों आधारवर्धनीय कहते हैं। एक होता है कठोरता। तो कठोरता में दोस्तों इस धातु का भौतिक गुण हम लोग देखते हैं दोस्तों, कठोरता, जो कि धातु सामान्यतः दोस्तों कठोर होती है और कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम इसमें होते हैं। एक होता है दोस्तों तन्यता, जो कि धातु के पतले ताल के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। एक होता है दोस्तों उष्मा चालकता, जो कि धातु उष्मा की चालक होती है। विद्युत चालकता दोस्तों जो कि सामान्यतः धातु विद्युत की चालक होता है। और एक धातु का हम लोग रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। तो धातु को दोस्तों रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं कि सभी धातु देखिए ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाता है। धातु प्लस ऑक्सीजन मतलब दोस्तों धातु ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि अधिकांश जो धातु है ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें कुछ जल में दोस्तों घुलनशील क्षार है। धातु के ऑक्साइड दोस्तों भौस्मिक होते हैं और कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसका अपक्रिया आप देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अधातु में हम लोग। अधातु का उदाहरण में याद रखना है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम, रेडॉन गैस, सभी आपका अधातु का उदाहरण है। एकमात्र द्रव अधातु दोस्तों ब्रोमीन है, याद रखना है। एकमात्र द्रव अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन, ये सभी दोस्तों ठोस धातु का उदाहरण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58। आज दोस्तों कोशिश रहेगा कि क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाए इस वीडियो में, इस सेट को। बोला दोस्तों कि बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला दोस्तों जो प्रसिद्ध है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। भारत में लौह अयस्क दोस्तों दो प्रमुख प्रकार के, एक होता है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। और लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, 95%। और देखिए दोस्तों उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झारी पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। और दोस्तों याद रखना है गुरुम, महासानी, सुलायपत, बादम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरी जो कि केंदुझाड़ तथा बोनाई जो कि सुंदरगढ़ लौह अयस्क के खनन क्षेत्र है। और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रसिद्ध लौह अयस्क के खान है, याद रखना है। बैलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो कि बैल के डील यानी कि कुबर की तरह दिखती है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा के खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले और तमिलनाडु राज्य के दोस्तों सेलम तथा नीलगिरी जिले यह लौह अयस्क खनन प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59। बोला कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो दोस्तों महोगनी और रोजवुड, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है महोगनी और रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की बात किया दोस्तों तो यह वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वन की शुद्ध प्राथमिक उत्पादक भी सर्वाधिक होती है। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आफ्नुस, फॉस तथा
तार, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का आपका उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनस्पति। इन वनस्पतियों के विकास है तो दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है। प्रमुख वनस्पति दोस्तों साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, ये सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बबूल, नाफगनी, खजूर, खोजरी आदि शुष्क कटीली वनस्पति के सभी आपको उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि नौका दौड़ किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो यह दोस्तों केरल में प्रसिद्ध है। आपका नौका दौड़ जो है यह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल में नौका दौड़ का सिलसिला चंपकुलम वल्लमकली अथवा नौका दौड़ के साथ प्रारंभ होता है और यह राज्य के सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है दोस्तों। केरल के अलपुझा जिले में पुनमर बैकवाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के बैकवाटर्स के सबसे बड़ा उत्सव था। इस नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया गया था और इस नौका दौड़ में चंदनवोलम, स्नेक बोट और छोटी देश में नौकाओं के छोर पर अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। अरुणामली वल्लकमली में यह सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थ सारथी मंदिर के द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है और पाइपर नौका दौड़ जो कि सर्प नौका दौड़ है और यह अलपुझा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि तमिलनाडु में जो जून जुलाई में पूर्ण चंद्र उंजल पर्व मनाया जाता है। उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में दोस्तों तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों के द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा परमाणु संयंत्र दोस्तों आपका कहाँ में है, तो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आता है दोस्तों, बोल रहा है कि नरौरा परमाणु संयंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह परमाणु रिएक्टर दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक अनुसंधान रिएक्टर और एक ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई के द्वारा किया गया था। अप्सरा जो कि रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया है और 7 परमाणु संयंत्र में 22 से अधिक रिएक्टर अभी कार्यरत है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र दोस्तों महाराष्ट्र जो कि भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। रावत भाटा याद रखना है, आपका राजस्थान में है। कुडनकुलम दोस्तों तमिलनाडु में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। काकरापारा आपका गुजरात में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। नरौरा आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 62 बोल रहा है कि अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों आपका बोधगया में स्थित है, याद रखना है। अनिमेष लोचन चैत्य बोधगया में स्थित है और यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर दोस्तों बोध ब्रिज को एकटक देखते हुए बिताया था। दूसरा सप्ताह याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर के सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थान में एक है। अनिमेषालोचन दोस्तों चैत्य के नाम का शाब्दिक अर्थ है खुली आंखों। इसे ज्वेल वॉक या विचरण पथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था और यह हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है, याद रखना। हरसाई बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो बेगूसराय के बिहार में। विश्व शांति स्तूप दोस्तों आपका राजगीर में है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली जो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया गया है दोस्तों वो याद रखना है चेन्नई में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भारत के दोस्तों पहली जो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया गया है चेन्नई में की गई थी और 1904 ईस्वी में भारत की पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग करके चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री का शुरुआत दोस्तों 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया था। नेक्स्ट ध्यान देना है कि सीमेंट का आविष्कार आपको इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में जोसेफ स्पीडन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइड, सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान है दोस्तों सवाई है, माधोपुर है, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नागौर। मध्य प्रदेश में याद रखना है सतना है, कटनी है, जबलपुर है, नीमच है, मैहर, कैमूर, रतलाम और बानमोर। छत्तीसगढ़ में आपको आ जाएगा जामुल, दुर्ग, अकलतारा, मांडर, भाटापारा, ये सभी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ गुजरात में दोस्तों जो है यह प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है जो कि द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर, रानाबाव। नेक्स्ट है याद रखना है आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो कि चूर्क है, डाला है, चुनार है, ये सभी सीमेंट उत्पादक हेतु प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है कि गारो खासी जयंती का भाग है दोस्तों आपका बताइए। तो गारो खासी जयंती आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। गारो खासी जयंती आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो खासी जयंती दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका दोस्तों विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली
दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में दोस्तों गिर पहाड़ी और दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी और उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग पठार। प्रायद्वीपीय पठार को दोस्तों पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि इसे कई पठार से मिलकर बनाया गया है। उत्तर पूर्वी पठार में दोस्तों मेघालय का पठार आपका प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का जो पठार प्रायद्वीपीय पठार जो कि छोटा नागपुर का पठार का पूर्वी विस्तार है, जो कि दोस्तों राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जैंतिया तथा मीकिर पहाड़ियाँ अवस्थित है, जो कि प्राचीन चट्टान से बनी है। गारो, खासी, जैंतिया इस पठार में दोस्तों निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। दोस्तों मेघालय पठार क्षेत्र में धारावार संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज जो कि सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे दोस्तों शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि गूगल के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तो दोस्तों इंटरनेट साथी याद रखना है, जो कि गूगल के द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया था। ग्रामीण समुदाय में दोस्तों महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल के द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों इससे पहले आपको मैथ रीजनिंग कुछ था जिसमें हम लोग उसको आगे स्किप कर दिए हैं। दोस्तों क्वेश्चन 73 के हम लोग आगे निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाइए। तो इसको क्रम में सजाना है दोस्तों। तो देखिए अहमदाबाद आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था दोस्तों, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेरा सत्याग्रह आपको दोस्तों 1918 में हुआ था। लेकिन अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था मिल मजदूर वाला वह पहले हुआ था दोस्तों, खेरा सत्याग्रह से पहले। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 1, 3 आपका राइट आंसर। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ आपको डिस्कशन में दिया है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर दोस्तों 1918 जो कि फरवरी मार्च में हुआ था, और खेरा विद्रोह जो कि 1918 में मार्च और जून में हुआ था। ठीक है दोस्तों दोनों आपको मार्च में हुआ था। एक अहमदाबाद आपका 15 मार्च को चालू हुआ था और खेरा दोस्तों आपको 23 मार्च को। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 3 कठिया प्रणाली जो कि 3/20 के विरुद्ध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों के द्वारा किसानों ने प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि से 3 कट्ठा भूमि पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी। नेक्स्ट दोस्तों प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद ने मिल मजदूर को आंदोलन किया था, और इस समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया है। दोस्तों याद रखना अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर किया गया था। इसके आगे से दोस्तों नेक्स्ट मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96 का रहा दोस्तों। इससे पहले रीजनिंग था दोस्तों, उसको भी हम लोग स्किप अभी कर चुके हैं। ये बोल रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो बृहद ट्रंक मार्ग जो है दोस्तों यानी कि आपका यह सड़क परिवहन से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है सड़क परिवहन। बृहद ट्रंक मार्ग दोस्तों सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग जो हो जाएगा या इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया है। और ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे पुरानी सड़क मार्ग याद रखना है। वर्तमान में दोस्तों NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, और इस सड़क मार्ग को सड़क-ए-आजम तथा शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 97 विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखना है जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है दोस्तों कि जो विश्व के सभी देश के साथ है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य में दोस्तों 194 सदस्य की संख्या इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन में। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दोस्तों महानिदेशक आपको टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व के प्रमुख संगठन उसका मुख्यालय हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मुख्यालय सब दिया गया है। देखिए एशियाई विकास बैंक जिससे ADB स्थापना दोस्तों 1966 में हुआ था, और इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में पड़ता है। फिर दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि दोस्तों एशियान का स्थापना दोस्तों 1967 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नाटो की स्थापना दोस्तों वर्ष 1949 में, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सार्क की स्थापना 1985 में, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। विश्व व्यापार संगठन जिसे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है WTO यानी कि 1995 में इसकी स्थापना होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। आधुनिक राष्ट्रमंडल जो कि लंदन के UK में है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में बनाया गया है, जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 का है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो देखिए दोस्तों किसी अर्धचालक को ताप बढ़ाने पर जो उसकी प्रतिरोधकता होती है वो आपका दोस्तों घटती है, याद रखिएगा।
तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अर्धचालक के बारे में हम लोग जानते हैं कि चालक और चालक के अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका प्रतिरोधकता चालक के एवं अचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता के बीच क्रम होती है, जिसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा और सेलेनियम हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण अर्धचालक उदाहरण हैं और इन पदार्थ के प्रति दोस्तों घन सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग दोस्तों 10 के पावर 13 होती है, जबकि तांबा के दोस्तों बात की जाए तो इसके 8.4 इंटू 10 के पावर 22 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहने पर कारण अर्धचालक की प्रतिरोधकता 0.10 से लेकर 1 ओम मीटर के क्रम में होती है और एवं चालक की दोस्तों 10 के पावर -8 ओम की होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एवं आदर्श अचालक की भांति दोस्तों व्यवहार करता है। किसी चालक को ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और किसी अर्धचालक को ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता दोस्तों तेजी से घटती है। देखिए अर्धचालक दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक नैज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक की बात की जाए तो पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है, जिसे जर्मेनियम सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में दोस्तों नैज अर्धचालक है। नैज अर्धचालक की संरचना दोस्तों क्रिस्टलीय होता है, अतः एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं बचते हैं। यही कारण है कि साधारण ताप पर इस प्रकार का दोस्तों अर्धचालक में विद्युत धारा प्रभाव संभव नहीं है और निम्न ताप में दोस्तों इसके निकट ताप पर यह पदार्थ विद्युत के कुचालक जैसे व्यवहार करते हैं। नैज अर्धचालक में दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह सह संयोजक बंध टूटने के कारण होता है और नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक जो कि है यह अद्रव्य या अशुद्धि से मिश्रित या मादित अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। कमरे के ताप पर 300 केल्विन पर किसी नैज अर्धचालक की चालकता बहुत ही कम होती है, अतः ऐसे अर्धचालक का दोस्तों उपयोग किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति नहीं बनाया जा सकता है। अतः इसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अशुद्धि या अपद्रव मिलाने से 10 के पावर 7 शुद्ध अर्धचालक के परमाणुओं में मात्र 1 ppm इनके दोस्तों पार्ट पर मिलियन उसकी चालकता बढ़ जाती है और ऐसे अर्धचालक का दोस्तों बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। इसका दोस्तों देखिए शुद्ध अर्धचालक में क्रमशः 5 संयोजकता वाले अथवा 3 संयोजकता वाले अपद्रवी परमाणु मिलाने से N टाइप के साथ N टाइप बाह्य प्राप्त होता है। एक होता है देखिए पंच संयोजी अपद्रव परमाणु जो कि दाता कहे जाते हैं और त्रिसंयोजी अपद्रव परमाणु को दोस्तों ग्राही कहे जाते हैं और अपद्रव मिलाए जाने पर प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाह्य अर्धचालक पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य है। इसकी चालकता मूलतः अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है और बाह्य अर्धचालक की चालकता बहुत ही अधिक होती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक की चालकता घटती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों बोल रहा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है। तो ओडोमीटर दोस्तों एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, याद रखना है। तो यह दोस्तों दूरी का मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर एक उपकरण है दोस्तों जिसके द्वारा कार या वाहन के द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है। ऑडियोफोन इसका उपयोग दोस्तों लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए किया जाता है। एक होता है दोस्तों बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दबाव मापने के काम में आते हैं। एक है अमीटर, इसका उपयोग दोस्तों विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल की व्यापक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। सीस्मोग्राफ हो जाएगा जो कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। फिर दोस्तों आपका फैदोमीटर, तो फैदोमीटर है यह यंत्र दोस्तों समुद्र की गहराई मापने का काम करता है। रेन गेज यह वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। एक टीनोमीटर इसकी सहायता से दोस्तों सूर्य की किरण की तीव्रता मापने में काम आता है। नेक्स्ट है कि बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों वाट हो जाएगा, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट ने के समान पर यह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 बोल रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलता है। तो अलकनंदा दोस्तों भागीरथी जो मिलता है आपको कहाँ पे मिलता है, तो दोस्तों आपको देवप्रयाग में मिलता है, याद रखना है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलता है। अलकनंदा और पिंडार का दोस्तों संगम कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा का दोस्तों विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपका रुद्रप्रयाग कहा जाता है और अलकनंदा और मंदाकिनी का दोस्तों आपका नंद प्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते दोस्तों, देखिए वहाँ पर आपका समाप्त हो गया दोस्तों। यहाँ पर अब है जो 1275 पोस्ट में हुआ है एग्जाम, जो कि 17/12/2023 को प्रथम पाली को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग अभी कवर किए हैं इसको दोस्तों टोटल 3 पार्ट है। तीनों पार्ट को दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि 17/12/2023 को दोस्तों बिहार दरोगा को 1275 पोस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको फुल डिस्कशन के साथ दोस्तों लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।